हेलो दोस्तों, मैं अजय राठौर कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल हमने सॉल्यूशन के पार्ट 1 के ऊपर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन के पार्ट 2 के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, आपकी तैयारी को और अधिक बढ़ाने के लिए कंपटीशन एकेडमी की टीम ने आपके लिए जो भी यहाँ पर चैप्टर पढ़ा दिया जाता है, उस चैप्टर्स की तैयारी सही से करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, उस लिंक पर जाकर आप जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए गए हैं, उस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप जाके सॉल्व कीजिए और उसका जो भी आपका स्कोर रहता है, प्लीज़ आप उसे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी को और किस प्रकार से सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो आपके टेस्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए हैं और अधिकतर क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसे डिस्क्रिप्शन से उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। विलियन के सेकंड पार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने कल बात की थी विलियन के प्रकार के बारे में बात किया। ठीक है, विलियन कणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है उसके और हमने चर्चा की। ठीक है, कोलाइड विलियन के प्रकारों के बारे में हमने बात किया। देखिए, जब हम कोलाइड विलियन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि द्रव में विलियन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको कहा था कि पायस क्या होता है। पायस के बारे में हम एक बार फिर से जब पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पायस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पायस, अगर हम बात करें कि पायस क्या होता है, तो देखिए पायस, या इंग्लिश में हम इसे कहें इमल्सन। ठीक दोस्तों, पायस क्या होता है। देखिए, तो जब कोलाइड विलियन में, देखिए होता क्या है कि जब कोलाइड विलियन के प्रकार के बारे में हमने बात की थी, तब पढ़ा था। तो देखिए, जब कोलाइड विलियन में एक द्रव के सारे कण, जब कोलाइड विलियन में किसी एक द्रव के मानते हैं, ये द्रव लिक्विड 1 है, ये लिक्विड 2 है। ठीक है, तो कोलाइड विलियन में जब एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के कणों पर परिक्षेपित रहते हैं। देखिए, जब कोलाइड विलियन में एक द्रव के कण दूसरे द्रव के कणों पर परिक्षेपित रहते हैं तथा दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं है। देखिए, परिक्षेपित होने का मतलब ये हुआ कि ये द्रव के कण जो हैं इस द्रव में घुलेंगे नहीं, बल्कि इसके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, घुलते नहीं है। ठीक है, तो जब कोलाइड विलियन में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इस अवस्था को हम कहते हैं पायस। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, पायस। देखिए, ये जो द्रव है और एक ये द्रव है, अगर इस द्रव के सारे कण इस द्रव के सारे कणों के आसपास घूम रहे हैं लेकिन घुल नहीं रहे हैं, तो बनने वाली अवस्था हमारी कहलाती है पायस या इमल्सन कहलाती है। अब देखिए, पायस के उदाहरण की अगर हम बात करें तो हमने कल एक उदाहरण देखा था दूध, एक उदाहरण हम बात करें पेंट। ठीक है, तो देखिए दूध जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक इमल्सन है, प्राकृतिक पायस का उदाहरण होगा। और पेंट की हम बात करें, देखिए पेंट हमारे द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। ठीक है, तो पायस में दूध एक प्रकार का प्राकृतिक पायस होगा, पेंट एक प्रकार का कृत्रिम पायस होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पायस समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक। देखिए, अब हम बात करें स्कंदन के बारे में। ठीक है, देखिए एक वर्ड और हमारे पास आता है स्कंदन, या जिसे हम कहते हैं कोगुलेशन। ठीक है, COA, ये हो जाएगा हमारा कोगुलेशन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसे हम कहें स्कंदन। देखिए दोस्तों, हमने मिश्रण को पृथक्करण करने की बात की थी, तब यहाँ पे स्कंदन के बारे में जिक्र किया था। देखिए स्कंदन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले स्कंदन को पढ़ने से पहले हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझना चाहते हैं। देखिए, उदाहरण जब आप पहले समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर स्कंदन, कोगुलेशन होता क्या है। तो देखिए, हम बात करें कि आप आपके घर के बाहर हेडपंप पे गए, आप आपके घर के बाहर हेडपंप पे जाते हैं और उस हेडपंप पे से एक बाल्टी पानी लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक का। आप हेडपंप पे गए, हेडपंप पे से एक बाल्टी पानी लेके आते हैं, तो ये आपका पानी भरा हुआ है। ठीक दोस्तों,
देखिए अब आप जब इसमें झांक कर देखेंगे, जब आप यहां से इसमें देखेंगे, ठीक है, यहां से जब आप इसमें देखेंगे तब आपको ये पानी बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप एक बाल्टी पानी लेके आते हैं तो उस पानी में यहाँ से देखते हैं तो आपको ये पानी पूरा क्लियर दिखता है, ठीक है, इसमें किसी प्रकार की आपको अशुद्धि नहीं दिखेगी। लेकिन क्या इसमें अशुद्धि नहीं होती है? देखिए फिर आप क्या करते हैं, देखिए जब इस पानी को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं लगेगी, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें एक फिटकरी का टुकड़ा, देखिए आप जब इसमें एक छोटा सा ये फिटकरी का टुकड़ा, इसमें थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा घुमा देते हैं, उस बाल्टी में फिटकरी का टुकड़ा घुमा के उसे अलग कर लेते हैं, और आप थोड़ी ही देर में लगभग 5 या 7 मिनट के बाद देखते हैं तो आपको पता चलता है कि फिटकरी का टुकड़ा जब आपने घुमाया था, ठीक है, उसके बाद जब आपने जैसे ही निकाला तो 5 से 7 मिनट के बाद पानी में जो भी उपस्थित अशुद्धियां हैं, पानी में जो भी उपस्थित अशुद्धियां हैं वो बड़े बड़े कणों के रूप में, बड़े बड़े कणों के रूप में एकत्रित होने लगती हैं। एकत्रित होने के बाद वो जो अशुद्धियां हैं नीचे तली में आकर बैठ जाती है और आप यहाँ पे कहेंगे कि आपका पानी पूरा शुद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उदाहरण में हमने क्या देखा कि आप एक बाल्टी पानी लेते हैं, उस पानी में अगर आप देखते हैं पहले तो आपको किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं दिखती है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसमें एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा घुमा देते हैं और थोड़ी देर के बाद जब देखते हैं तो जो अशुद्धियां हैं वो बड़े बड़े कणों के रूप में, मतलब सभी मिलके कणों के रूप में एकत्रित हो जाती है और वो अशुद्धियां नीचे बैठने लगती है। देखिए इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कंदन, कोगुलेशन, पूरी प्रोसेस को स्कंदन कहते हैं। देखिए अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी कि जल में निलंबित अशुद्धियों से, जल में निलंबित अशुद्धियों को जल से पृथक्करण करने के लिए, जल से पृथक्करण करने के लिए उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिलाने पर निलंबित कणों का स्कंदन हो जाता है। जल में निलंबित अशुद्धियों को पृथक्करण करने के लिए उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिलाने पर जल का स्कंदन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कंदन कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस उदाहरण के द्वारा स्कंदन पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक उदाहरण और है स्कंदन का, कि जब आप शेविंग करते हैं, शेविंग करते समय अगर आपका कहीं पे कट जाता है, ठीक है, ब्लेड से कहीं कट जाता है, तब आप क्या करते हैं, फिटकरी यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए फिटकरी जब आप लगाते हैं तो होता क्या है कि आपका जहां भी कटा हुआ था, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे अगर कटा हुआ था, आपने यहाँ से इस पे फिटकरी लगा ली, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से उसी टाइम ब्लड बंद हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो आपको एक उदाहरण ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी हमने बात की इमल्शन के बारे में, और इमल्शन पायस के बारे में, और कोगुलेशन स्कंदन के बारे में। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए टिंडल इफेक्ट की पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसे वाया एग्जाम्पल के साथ डायग्राम पे समझेंगे। देखिए अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो देखिए जब प्रकाश किरण को कोलाइड विलयन से गुजारा जाए, जब प्रकाश किरण को कोलाइड विलयन से गुजारा जाता है, तब कोलाइड विलयन में परिक्षेपित कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, प्रकाश का स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसी अवस्था को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए एक बार और मैं डेफिनेशन पूरी क्लियर कर देता हूं कि जब प्रकाश किरण को कोलाइड विलयन से गुजारा जाए तो परिक्षेपित कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसी अवस्था को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट में देखिए टिंडल प्रभाव के कारण माध्यम से गुजरते समय, देखिए टिंडल प्रभाव में जब प्रकाश द्रव में जिस माध्यम से गुजरता है, तो माध्यम से गुजरते समय द्रव में प्रकाश का पूरा मार्ग हमें दिखाई देता है, इसी घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम इसे एग्जाम्पल पे देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक कोलाइड विलयन है, ठीक है, कोलाइड विलयन है। इस कोलाइड विलयन में अगर यहाँ से एक प्रकाश किरण पुंज गुजारी जाए, ये कोलाइड विलयन है, इस कोलाइड विलयन में अगर एक प्रकाश की किरण गुजारी जाए तो ये जो प्रकाश की किरण है हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी आती हुई दिखाई देती है। ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ से यहाँ तक पूरे विलयन में हमें आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो अगर ये पूरी विलयन में आती हुई दिखाई देगी तो इसी घटना को हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। यहाँ तक का दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपको कि अगर
हमारे पास किसी पात्र में कोलाइड विलयन भरा हुआ है। इस कोलाइड विलयन में अगर हम प्रकाश किरण पुंज को गुजारें और पूरी प्रकाश किरण पुंज का मार्ग अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इसे हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव कहेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम एक उदाहरण पर देखते हैं, आपको यहां से बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए देखिए ये हमारे पास एक घर बना हुआ है। देखिए घर हम बात करें गाँवों की, गाँव में जो अधिकतर घर बने हुए होते हैं उनकी बात करें। देखिए वहां पे अगर आप इसे लेके समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास गाँव में एक घर बना हुआ है, ठीक है। गाँव के घर की बात करें तो घर है, ठीक है। घर में देखिए आपको पता है रोशनदान तो होता ही है, ठीक है। तो घर में ऊपर की साइड एक रोशनदान है। इस रोशनदान से ये यहाँ पर सूर्य है। इस रोशनदान से अगर घर में ये प्रकाश की किरण आती है, इस रोशनदान से घर में ये प्रकाश की किरण आती है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि प्रकाश की जो किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण में हमें कई धूल के कण दिखाई देते हैं उड़ते हुए। कई धूल के कण जिग-जैग गति करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए टिंडल इफेक्ट का ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण होगा कि घर में के रोशनदान से प्रकाश की किरण जब अंदर आती है, देखिए पूरी किरण हमें आती हुई दिखाई देती है। पूरी किरण हमें आती हुई दिखाई देती है, पूरी किरण का मार्ग हम देख सकते हैं। तो इसी घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टिंडल इफेक्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की, इसके हमने एग्जाम्पल डायग्राम के साथ बात की। अब देखिए यहाँ पे इसी टिंडल इफेक्ट से मिलती जुलती एक परिभाषा और होगी हमारी, जिसे हम कहते हैं ब्राउनी गति। देखिए वो क्या होगा, देखिए इसी पे डायग्राम पे अगर उसे समझे हम सबसे पहले, देखिए इसी डायग्राम पे हम बात करें तो हमारे पास ये कोई घर है, ठीक है। इस घर के रोशनदान से कोई प्रकाश किरण घर में इंटर करती है, कोई प्रकाश किरण घर में आती है। देखिए जब प्रकाश किरण घर में आती है तब हम यहाँ से देखते हैं कि इस प्रकाश किरण में, देखिए हमने पहली बात तो गांव का ही घर क्यों लिया, क्योंकि अगर हम सिटी के घर की बात करें, ठीक है, शहरों के घर की, तो वहाँ पे धूल कम उड़ती है। धूल कम उड़ेगी तो यहाँ पे धूल के कण कम दिखाई देंगे। तो देखिए ये प्रकाश किरण जब रोशनदान से अंदर आती है तो इस प्रकाश की किरण में हमें कई धूल के कण घूमते हुए दिखाई देते हैं, गति करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये धूल के कण यादृच्छिक गति करते हैं या हम कहें जिग-जैग गति करते हैं, ठीक है। ये धूल के कण कहीं यहाँ पे, कहीं वहां पे, कहीं वहां पे। तो ये धूल के कण जब जिग-जैग गति करते हैं तो इसी जिग-जैग गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में बात की, ब्राउनी गति के बारे में बात की। अब अगर हम देखें ब्राउनी गति की डेफिनेशन के बारे में अगर देखें तो देखिए कोलाइड विलयन के कण विलयन में जिग-जैग गति करते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ब्राउनी गति किन किन चीजों पर निर्भर करती है। तो ब्राउनी गति अगर हम बात करें तो माध्यम के कणों के ऊपर डिपेंड करती है। ब्राउनी गति माध्यम के कणों के ऊपर डिपेंड करती है। माध्यम के कण जितने कम होंगे ब्राउनी गति उतनी तेज होगी। माध्यम के कण जितने कम होंगे ब्राउनी गति उतनी तेज होगी। तो दोस्तों अभी हमने टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी गति के बारे में बात की, ठीक है। अब हम देखेंगे विलेयता के बारे में। देखिए अभी हमने विलयन पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विलेयता के बारे में, सोल्यूटिबिलिटी, ठीक है। देखिए दोस्तों हम बात करें विलेयता क्या होगी। तो देखिए विलेयता क्या होती है। देखिए विलेयता की अगर हम बात करें तो किसी निश्चित, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी निश्चित ताप व दाब पर 100 ग्राम, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर, देखिए ताप और दाब निश्चित होने चाहिए। किसी निश्चित ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के कणों को ही विलेयता कहते हैं। क्या होगा इसकी डेफिनेशन एक बार और बात करें कि किसी निश्चित ताप व दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के कणों को ही विलेयता कहते हैं। देखिए विलेयता क्या होगा। विलेयता के अगर हम फार्मूले की बात करें तो देखिए विलेय
की मात्रा बटे में होगा हमारा विलायक की मात्रा। विलय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा गुणा 100। देखिए 100 क्यों लिया, क्योंकि हम पर 100 ग्राम विलायक की बात करते हैं, पर 100 ग्राम विलायक की बात करते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए किसका न्यूमेरिकल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हम देखते हैं कि 500 लीटर जल में, देखिए हमारा क्वेश्चन होगा कि 500 लीटर जल में 150 ग्राम शक्कर को घोलने पर विलय की विलेयता क्या होगी? विलय की विलेयता क्या होगी? देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें कि 500 लीटर जल में 150 किलोग्राम, ठीक है, 500 लीटर जल में 150 किलोग्राम शक्कर को घोलने पर विलय की विलेयता या शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो देखिए हमारा क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करेंगे। देखिए हम बात करें विलय की मात्रा, तो विलय क्या है? शक्कर, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो शक्कर कितना हो गया? 150 किलोग्राम। विलायक क्या होगा? विलायक होगा 500 लीटर जल, तो ये 500 लीटर जल हो गया गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगी हमारी विलय की विलेयता के बारे में, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, ये हो जाएगा, तो इसकी विलायता क्या, विलेयता क्या होगी? 30। यहाँ तक का क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखिए अगर हम बात करें कि विलेयता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, विलेयता का ताप पर, विलेयता का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए विलेयता का ताप पर प्रभाव, देखिए विलेयता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम अगर बात करें ताप पर प्रभाव पहले, तो देखिए विलेयता का ताप पर प्रभाव, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब किसी लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में अगर कोई ठोस घुला हुआ है, जब किसी लिक्विड में, देखिए विलियन की बात हो रही है, तो विलियन है हमारा, लिक्विड में कोई ठोस घुला हुआ है, तो देखिए हमने सुपर सैचुरेटेड विलियन की बात की थी। पहले हमने देखा था कि पानी में हम शक्कर घोल रहे हैं, ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा घोली जा सकती है, निश्चित मात्रा घोली जा सकती है। अगर हम उसको तापमान बढ़ा दें तो और ज्यादा शक्कर घुली जा सकती है। तो देखिए विलेयता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, ठीक है, तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विलेयता के, कि तापमान बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी। अब देखिए अगर हम बात करें द्रव में अगर गैस घोलें, द्रव में अगर हम गैस घोलते हैं तो द्रव को अगर तापमान बढ़ा दें तो गैस के जो अणु हैं बिखरने लगेंगे, ठीक है। तो द्रव में क्या होता है कि द्रव अवस्था में, द्रव में तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। देखिए तापमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है यहाँ पे विलेयता के। द्रव में अगर ठोस घोल रहे हैं तो विलेयता बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। गैस में अगर, द्रव में अगर गैस घोल रहे हैं तो तापमान बढ़ेगा तो विलेयता उसकी कम होगी। यहाँ तक का दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए यहाँ पे कुछ अपवाद की बात करें हम, देखिए द्रव में अगर ठोस के में, देखिए कुछ अपवाद है। अपवाद की अगर हम बात करें, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका अपवाद होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका अपवाद होगा। सोडियम फास्फेट इसका अपवाद होगा, सोडियम फास्फेट इसका अपवाद के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों विलेयता क्या होती है एक बार और हम देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय को ही हम विलेयता कहते हैं, ठीक है। विलेयता की हमने बात की कि विलेयता का फार्मूला क्या होगा, तो विलेयता का फार्मूला विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणित 100, ठीक है।
अब हम बात करें कि विलेयता का ताप व दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलेयता का ताप व दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने पहले देखा विलेयता का ताप पर प्रभाव। तो देखिए ठोस में अगर द्रव में अगर ठोस घुला हुआ है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ठीक है यहाँ तक। अगर हम द्रव में गैस घुली हुई है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटती है। लेकिन जस्ट इसके अगर उल्टे की हम बात करें, हम कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। देखिए द्रव की अगर हम बात करें, ठीक है, द्रव में अगर गैस घोली जाए, ठीक है, देखिए सोडा वाटर का हम एक उदाहरण लेते हैं। सोडा वाटर का देखिए एक बॉटल होती है, उसमें क्या करते हैं कि बाहर से गैस उसमें इंक्लूड करवाई जाती है हाई प्रेशर पर, हाई दाब पर। तो जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा उसकी घुलने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो विलेयता का ताप और दाब पर हमने इफेक्ट के बारे में अभी बात किया। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आज हमारा विलियन का चैप्टर जो है, सॉल्यूशन का जो पूरा पार्ट है, सॉल्यूशन पूरा हमारा एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जहां तक हो सके इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से सुनिश्चित करवाई जा सकती है। और देखिए दोस्तों, जैसा मैं पहले 2-3 वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कंपटीशन एकेडमी की टीम की तरफ से आपको टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवाई जाती है। तो प्लीज़ आप अपना जो भी स्कोर रहता है, देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ 2 दिन तक, आप जो भी आपका स्कोर रहता है प्लीज़ आप उस स्कोर को कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपकी तैयारी को और अधिक करवाया जा सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।